दिन रोज ही एक पीरियड होता है। ये दुनिया में ऐसा कोई भी पाठ्यक्रम अभी तक नहीं है जो सप्ताह में प्रतिदिन एक पीरियड पर डे हो, जिसको देखने के लिए इसी बात से प्रभावित होकर के कि प्रतिदिन का क्या कोर्स है, इसी बात से प्रभावित होकर के अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप जी, उनकी वाइफ मेलानिया ट्रंप भी बी बेस्ट कैंपेन चलाती है अमेरिका के अंदर। तो उनको किसी ने बताया कि आपके कैंपेन में जो है वो पूरक हो सकता है हैप्पीनेस करिकुलम। वहाँ कंटेंट बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा है, मतलब पूरे वर्ष चलने वाला कार्यक्रम है और नर्सरी से 8वीं तक का पूरा एक एक दिन का कार्यक्रम है। तो वो फिर देखने की इच्छा जाहिर की और आप सभी को पता है दिल्ली के अंदर पूरा स्कूल में आकर के वो हैप्पीनेस करिकुलम को देख के गई। आप सभी, हमें लगता है कि हैप्पीनेस करिकुलम से जुड़े हुए ही हैं 2 साल से। बहुत सारे लोग आप में से हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर हो सकता हो, हैप्पीनेस टीचर हो, तो इसलिए आप सब उससे जुड़े ही हैं, तो कोई नई बात नहीं है। जो आप कर रहे हैं उसी को एक बार और रिफ्रेश करने की यहाँ पर बात है। तो मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, आपको पीपीटी दिख रही होगी। हेलो, पीपीटी दिख रही है आपको? चलिए, धन्यवाद जी। तो ये ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम है हैप्पीनेस करिकुलम के ऊपर, एससीईआरटी के द्वारा हो रहा है। आप सभी को पता है कि ये 2018 में लॉन्च हुआ था और 1024 स्कूल हैं दिल्ली में, उसमें कुल 21,000 सेक्शन है। हर क्लास के सेक्शन को, नर्सरी से 8वीं तक के सेक्शन को अगर ऐड किया जाए तो 21,000 सेक्शन है, मतलब 21,000 क्लासरूम में पर डे ये पीरियड चलता है और 8 लाख स्टूडेंट प्रतिदिन इस हैप्पीनेस करिकुलम से रूबरू होते हैं। इसके साथ बच्चों के साथ एक संवाद होता है। आप सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। एक पीरियड प्रतिदिन है इसमें। देखेंगे कि इस टीम को बनाने के लिए कोई भी, देखिए बीच में भी अगर किसी को कोई प्रश्न आ जाएगा तो आप अपना प्रश्न माइक अनम्यूट करके कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है, और बाद में भी कर सकते हैं, चाहे तो बीच में भी कर सकते हैं। तो हैप्पीनेस टीम, आपको पता होगा ये हैप्पीनेस करिकुलम कहीं की नकल नहीं की गई है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं की गई है। यहाँ तक कि जो पेडागोजी इसमें यूज किया गया वो भी कॉपी पेस्ट नहीं है, वो पूरा का पूरा दिल्ली के आप सभी शिक्षक और जो लोग भी इसके लिए उपयुक्त पाए गए उनकी टीम ने मिलजुल करके ये बनाया है और बिल्कुल ओरिजिनल वर्क है, मौलिक काम है, ये फंडामेंटल वर्क है। दूसरे हमारी कॉपी जैसे उत्तराखंड में भी आनंदम पाठचर्या है, तो हैप्पीनेस करिकुलम की पूरी स्टोरी, एक्टिविटी, एक्सप्रेशन की कॉपी है वो, माइंडफुलनेस की। तो दूसरे कॉपी कर रहे हैं, लेकिन हम किसी की कॉपी अभी तक इसमें किए नहीं है। तो इसको बनाया कौन है? तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के जो मेंटर टीचर हैं, उसमें 17-18 जिनका इंटरेस्ट था, जो 2.5-3 साल इसको समझने में अपना तन मन धन लगाए, सरकार ने उनको समय भी दिया, वो अपना तन लगाए, मन लगाए, धन लगाए। उसमें से 16 लोग जो है अपने को इसमें समर्पित किए लिखने के लिए, और ईबीजीसी काउंसलर को रखा गया, जो कि आपको पता है कि एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज हो पाए और क्वेश्चन फार्म हो पाए, इसके लिए उनको रखा गया। तो ये टीम थी। दूसरी सेल फॉर ह्यूमन वैल्यूज एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग, जो कि एससीईआरटी की एक सेल है 6 लोगों की, उसी का मैं भी उसी का सदस्य हूँ। तो ये सेल की निगरानी में बना, भाई कोई निगरानी करने के लिए तो चाहिए ही, मैं नहीं कह रहा हूँ, सेल ने बनाया, सेल की निगरानी में बना। सेल के सभी सदस्य इसको बारीकी से इसको देखते रहे। साथ में कुछ हमारे सहयोगी संगठन भी इसमें रहे, देश में जो अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं, जैसे बेंगलोर से ड्रीम, डालमिया ग्रुप की ब्लू आर्म फाउंडेशन, मध्यस्थ दर्शन जीवन विद्या पर आधारित विद्यालय है रायपुर में अभिभावक विद्यालय, और गुड़गांव की सर्कल ऑफ लाइफ, दिल्ली की लभ्या फाउंडेशन, ये सभी ने मिलजुल करके ये करिकुलम को बनाने में एक अपना सहयोग दिया। इसका एक विस्तृत फ्रेमवर्क है, एक फ्रेमवर्क पे काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहानी और एक्टिविटी इकट्ठा कर लिया गया और उसको सजा दिया गया किताबों में और दे दिया गया। इसका पहले फ्रेमवर्क तैयार किया गया कि हमको क्या क्या कंटेंट देना है, उसको बाकायदे हॉरिजेंटली डिवाइड किया गया। फिर उसको किस किस क्लास में कैसे कितना जाएगा और कैसे वो कनेक्ट होगा, उसको वर्टिकली डिवाइड किया गया। तो ये पूरा का पूरा इस फ्रेमवर्क में, आप चाहें तो एडुडेल की वेबसाइट पे हैप्पीनेस बटन को क्लिक करेंगे, वहाँ फ्रेमवर्क आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बड़ा नहीं है, 40-45 पेज का है, आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं।
तो इसके पीछे की फिलॉसफी, इसके पीछे का पूरा जो थ्योरी है वो समझ में आती है। क्लास स्ट्रक्चर क्या है, तो ये एक तो आपको पता है टीचर्स के लिए हैंडबुक प्रिपेयर किए गए हैं, बच्चों के लिए नहीं किए गए हैं। अपेक्षा ये की जाती है कि टीचर्स इस हैंडबुक को थोड़ा पहले से एक बार देख करके पढ़ के और एक बार अपने मानसिकता में अपनी रणनीति को बना के जाए तो अच्छा रहेगा। ऐसा तो सभी सब्जेक्ट में अपेक्षा की जाती है। फर्स्ट से 8th तक डेली एक पीरियड इसमें होता है, मंडे से सैटरडे सभी स्टूडेंट के लिए। आग्रह ये किया गया है कि स्कूल में जो टाइम टेबल बने उसमें फर्स्ट हाफ में हैप्पीनेस को जगह दी जाए, जिससे कि बच्चे और शिक्षक इस कक्षा के संचालन के बाद एक उत्साहपूर्वक पूरे दिन का, ऐसा नहीं पहले उत्साह नहीं था, लेकिन अगर एक करिकुलम आ ही गया है तो उसको करा के फिर उसके साथ हम दिन भर अपनी दिनचर्या को बनाए रखें, ऐसा आग्रह किया गया है। दबाव नहीं डाला गया, आग्रह किया गया। पेडागॉजी देख तो आप सबको पता होगा कि इसमें एक तो अवेयरनेस के लिए माइंडफुलनेस एक्टिविटीज हैं। हम सभी का एक मानव स्वभाव हो गया है, स्वभाव जो है नहीं लेकिन हमने अपना लिया है, आदत अपना लिया है कि हम जब भी बैठे रहते हैं तो भूतकाल की किसी पीड़ा में बैठे रहते हैं या भविष्य की किसी चिंता में बैठे रहते हैं, जिसके कारण वर्तमान में हम जी नहीं पाते, वर्तमान से विरोध बना रहता है। तो भूतकाल की समीक्षा और भविष्य की योजना के साथ अगर वर्तमान में जी सके, क्योंकि जीना तो नित्य वर्तमान होता है, नहीं तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसने वो क्यों किया, इसने वो क्यों किया, मैं ये कर दिया होता तो अच्छा होता, उसने वो कर दिया हो तो अच्छा होता, सरकार ने ये किया होता तो अच्छा होता, मतलब ये सब हम करते रहते हैं तो हम फिर वर्तमान में जी नहीं पाते, जबकि जीना सदैव वर्तमान में होता है। जब हम भूतकाल में भी जिए थे तो वर्तमान था, भविष्य में भी जिएंगे तो वर्तमान होगा। तो बच्चा जो है वो वर्तमान में आ जाए, अवेयर हो जाए, जिससे कि चीजों को ग्रैस्प कर सके। इसके लिए माइंडफुलनेस एक्टिविटीज कराई जाती हैं। प्रतिदिन भी 5 मिनट का माइंडफुलनेस कराया जाता है, शुरू में 2 मिनट का बाद में, लेकिन मंडे के दिन इस पे फोकसली मतलब डेडिकेटेड एक दिन रखा गया है 3rd to 8th के लिए, बाकी क्लास के लिए 2 दिन रखा गया है, जिससे कि उस पे चर्चा भी माइंडफुलनेस पे कराई जा सके। स्टोरीज रखी गई हैं रिफ्लेक्शन के लिए। आप देखेंगे कोई भी हैप्पीनेस की स्टोरी रहस्य, रोमांच या कोई चमत्कार की दुनिया में ले जाने वाली नहीं है, बल्कि बच्चा उसको अपनी जिंदगी से जोड़ सके, उसमें अपने पात्र को, स्वयं को उसको उसमें पात्र के रूप में बैठा सके, या अपने को या अपनों को बिठा सके और अपने अंदर एक भाव का निर्माण कर सके। उस भाव का निर्माण करके जब वो रखता है बातों को तो उसके अंदर से रिफ्लेक्शन आता है। तो स्टोरी क्या है, केवल टूल है हैप्पीनेस करिकुलम में। बाकी जो उस पर चर्चा की गई है प्रश्नों के माध्यम से वो महत्वपूर्ण है, उससे हम बच्चे के अंदर से उसके भावों को निकलवाते हैं। एक्टिविटीज रखी गई हैं जो कि क्रिटिकल थिंकिंग और रिफ्लेक्शन के लिए। रिफ्लेक्शन तो उसमें होगा ही, बच्चे छोटे ग्रुप में काम करते हैं तो क्रिटिकली विचार कर पाते हैं, सोच पाते हैं, और बच्चे ये सब जो भाव उमड़ रहा है, जो विचार आ रहा है, उसको बोल सकें, बता सकें, कह सकें, इसके लिए आर्टिकुलेट कर सकें, इसके लिए एक्सप्रेशन सेशन है। वो भी सत्र बनाए गए हैं बाकायदे कि किन प्रश्नों से आप बच्चों को उकेरेंगे कि वो अपने को भाव को व्यक्त कर सके। तो इस प्रकार से पेडागॉजी इसमें यूज की गई है। अब सवाल यह है कि हैप्पीनेस करिकुलम की जरूरत क्यों पड़ी? क्या किसी को सपना आ गया कि एक करिकुलम ले आते हैं, या कुछ नहीं हो रहा तो चलो एक करिकुलम ला देते हैं, चलो कुछ नया करने के लिए एक करिकुलम ला देते हैं, ऐसा कुछ किया गया? या देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका अध्ययन करके, रिसर्च करके, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, जो कुछ भी रिपोर्ट्स आई हैं, उनको ध्यान में रख के तैयार किया गया है? तो आइए इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो 4 जुलाई 2013 को एक सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया। The Supreme Court said today that the education system in the country has failed to achieve its objective and it has to be reformed immediately. It is unfortunate that today education, instead of reforming the human behavior, in our humble opinion, appear to have failed to achieve its objective. इस बात को कहा है और आधार बनाया गया है कि जब 1947 में लिटरेसी रेट भारत की 12% थी और ह्यूमन वैल्यूज थे जो हम लोग चर्चा भी करते हैं कि लोग मिलजुल के रहते थे, एक दूसरे का ध्यान रखते थे, परिवार भाव था, गांव में भी परिवार भाव था, मोहल्ले में परिवार भाव था, एक दूसरे की सुविधा के अर्थ में या भाव के अर्थ में मदद भी करते थे, ऐसा हम लोग सुनते हैं। जो भी कारण रहे हों, वो टिक नहीं पाया। क्यों नहीं टिक पाया?
क्योंकि आगे चल के देखते हैं कि लिटरेसी रेट तो बढ़ गई, 74% हो गई 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन आज हम सभी सुन लेते हैं, हर जगह सुनाई देता है कि ह्यूमन वैल्यूज तो डिक्लाइनिंग है, नीचे की ओर जा रहे हैं। आदमी को आदमी से प्यार नहीं रह गया, आदमी को प्रकृति से प्यार नहीं रह गया, स्वार्थी होता चला गया। ये सब हम स्टेटमेंट खुद भी देते हैं और सुनते भी हैं, जबकि पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ी है। तो ये थोड़ा सोचने का विषय है। पूरी दुनिया में देखेंगे कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या के बढ़ने के साथ ही तनाव बढ़ रहा है, हिंसा की घटनाएं, एंजाइटी, बुलिंग की घटनाएं अवसाद में जा रहे हैं। यानी क्या हुआ कि बच्चे जो शिक्षा में आते हैं, शिक्षा से निकलने के बाद उनसे अपेक्षा ये होती है कि स्वयं में तनाव मुक्त होंगे, परिवार में कलेश मुक्त होंगे, समाज में उनके कारण कोई भय नहीं होगा, प्रकृति में उनके कारण कोई असंतुलन नहीं होगा। यही शिक्षा का प्रमाण है, यही शिक्षित होने का प्रमाण है। क्या ऐसा हो पा रहा है? ये प्रश्न चिन्ह है। कोठारी कमीशन ने 1966 में यानी आज से 54 ईयर एगो क्या कहा था? जोर देने के लिए कहा था, एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज फॉर पीस एंड हार्मनी, शांति और सद्भाव के लिए का विकास पे जोर दिया जा शिक्षा के अंदर। ये आज से 54 साल पहले कहा गया। लेकिन क्या इन 54 साल में ये कंटेंट में शामिल हो सका? क्या हम बच्चों को क्लासरूम के अंदर रियलाइज करने का कोई कंटेंट ला पाए? हमने कुछ कहानी सुना दी और बोल दी इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, तो क्या वो शिक्षा मिली? या हम क्लासरूम के अंदर बच्चे को प्रश्न करके उसके अंदर से भाव को निकाल के रियलाइज करा पाए? अगर ऐसा नहीं करा पाए तो कोई ना कोई पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 कहता है टू एसिमुलेट न्यू थॉट क्रिएटिवली एंड क्रिएटिकली बाय न्यू जनरेशन, इंश्योर सोशल एंड ह्यूमन वैल्यूज, नॉट मच फोकस ऑन मार्क्स। केवल नंबर पे ध्यान देने से काम नहीं चलेगा। फर्स्ट क्लास नंबर पाने वाला बच्चा जिंदगी में थर्ड क्लास जी सकता है, दूसरों को दुखी करके और स्वयं दुखी करके, दूसरों को तनाव देकर, प्रकृति का शोषण करके जीता हुआ दिखता है। उसके उस फर्स्ट क्लास 98% नंबर का क्या करें? अचार डाले, मुरब्बा डाले, सिरका बनाए, क्या बनाए, क्या करें उसका? तो नंबर का परिणाम केवल इतना आया है, जॉब मिल गई है, सुविधा मिल गई है। सुविधा से आदमी सुखी हो नहीं पाता, इसका प्रमाण है। जितनी सुविधा हो जाती है उससे ज्यादा की चाह बनी रहती है, जितनी सुविधा है उतने से हम तृप्त नहीं हो पाते, फिर हम पहुंच कहीं नहीं रहे हैं, चल रहे हैं केवल। इसलिए किसी करिकुलम की आवश्यकता महसूस की गई। यूनेस्को की रिपोर्ट 1996 में आज से 24 ईयर एगो उसने कहा, लर्निंग को कहा द ट्रेजर विद इन 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग फॉर 21st सेंचुरी। उसमें लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव टुगेदर। तो लर्निंग टू नो और लर्निंग टू डू पे तो थोड़ा हुआ, लेकिन क्या लर्निंग टू बी पे हुआ? होने को समझना, साथ साथ जीने को समझना, क्योंकि मानव से ही सुखी होता है। मानव और किसी चीज से सुखी हो नहीं पाता। जितना सुख की उसको चाह है वो मानव से होता है, साथ साथ जी के होता है, तालमेल पूर्वक जी के होता है। क्या ये हो पाया? ऐसे ही एनसीएफ की बात करते हैं, जो कि आज से 15 साल पहले आई थी। उसमें भी कामना की गई है पीस की, ह्यूमैनिटी की, हार्मनी इन सोसाइटी की, मेकिंग एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिलेशंस की, इमोशनल स्टेबिलिटी की, रिलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ, कॉन्फिडेंस विद इन एंड अदर्स, रेस्पेक्ट टू ईच अदर, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। ये सब बात मुद्दों के रूप में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में जो एनसीएफ 2005 बना था उसमें कहा गया है। बाकायदे फोकस ग्रुप बने थे। उसमें एक फोकस ग्रुप तो है कि एजुकेशन फॉर पीस एंड हार्मनी, शांति एवं सद्भाव के लिए शिक्षा। उस पर क्या हम आगे बढ़ पाए? ठीक है, सब्जेक्ट तो पढ़ाना ही है। भौतिक संसार का, रासायनिक संसार का ज्ञान भी आवश्यक है, क्योंकि हर मानव को सुविधा चाहिए ही चाहिए, लेकिन खुशी भी चाहिए। क्या केवल सुविधा से काम चलेगा? नहीं। क्या केवल खुशी से काम चलेगा? नहीं। तो सुविधा भी चाहिए, खुशी भी चाहिए, दोनों में संतुलन चाहिए। भ्रम क्या हो गया कि सुविधा से सुखी हो जाएंगे। इस भ्रम में हम सुविधा को पाने के चक्कर में मिट्टी को, पानी को, हवा को, सबको बर्बाद करके बैठ गए। सुविधा जितनी चाहिए उससे ज्यादा इकट्ठा कर लिया, सुखी तो नहीं हो पाए, न खुद हो पाए, न किसी को कर पाए। प्रमाण के रूप में तो नहीं आ पाया कि मानव तालमेल पूर्वक रिश्तों में और प्रकृति के साथ जी पा रहा है। तो ये केवल एक कामना के रूप में रह गया।
प्रयास के रूप में सफल नहीं हो पाया, फलीभूत नहीं हो पाया। तो हैप्पीनेस करिकुलम एक प्रयास के रूप में है, केवल कामना नहीं है, प्रयास के रूप में है कि बच्चा अगर नर्सरी से लेकर 8वीं तक 9 साल तक इस अभ्यास के साथ जीता है तो उसके जिंदगी में गुणात्मक परिवर्तन तो आएगा आएगा। अगर एक राष्ट्रगान का अभ्यास हम बचपन से किए हैं और हमको बिना रटे वो आज तक याद है, और कहीं भी राष्ट्रगान हो रहा होता है तो हम ऑटो मोड में हमारा शरीर सावधान में आ जाता है, अगर इसका अभ्यास हमारे में बना हुआ है। तो अगर हम प्रतिदिन एक पीरियड हैप्पीनेस की चला रहे हैं और उसका अभ्यास बच्चा 9 साल तक कर रहा है, उसके जिंदगी में गुणात्मक परिवर्तन नहीं आएगा। इसका कोई कारण, इसका कोई आधार नहीं बनता। जी, कुछ कुछ बोल रहे हैं? जी, शिक्षा की बात देखते हैं तो शिक्षा क्या डेवलपमेंट ऑफ स्किल है? केवल केवल स्किल को डेवलप किया जाए, यही शिक्षा है? देखा जाए स्किल का डेवलपमेंट होना ही चाहिए, क्योंकि मानव को सुविधा चाहिए, कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, चश्मा चाहिए, मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, तब तो आपसे हम जुड़ पा रहे हैं। तो सुविधा चाहिए ही चाहिए, उसके लिए स्किल भी चाहिए। लेकिन क्या कुछ मिसिंग है? एनीथिंग मिसिंग? मिसिंग एजुकेशन में? यस, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर मानव सारी शिक्षा के बाद स्वयं में तनाव में जी रहा है, परिवार में कलेश का कारण बना हुआ है, समाज में भय का कारण बना है, प्रकृति में असंतुलन का कारण बना है, मिट्टी को, पानी को, हवा को बर्बाद करके बैठ गया है, तो सोचने की बात तो है। पानी खराब हुआ, उससे पानी को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हवा खराब हो गई है दिल्ली के अंदर, तो इससे हवा को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मिट्टी खराब होती जा रही है, दिन प्रतिदिन केमिकल फर्टिलाइजर की मात्रा हमको बढ़ानी पड़ रही है। जो भूगर्भ जमीन का जो जल स्तर नीचे की तरफ जाता चला जा रहा है, उससे ऊपर की मिट्टी का जो एक परिवर्तन दिख रहा है। मैं अभी गांव गया था, ऊपर की मिट्टी जो हमारे यहाँ बहुत अच्छी फसलें होती थी, सारे पौधे होते थे, वहां ऊपर से 2-2.5 फीट के नीचे की वाटर लेवल नीचे चला गया, तो पूरा का पूरा वो दीमक का जाल और सारी चीजें होने से उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो उससे कोई मिट्टी को प्रॉब्लम थोड़ी है, प्रॉब्लम तो हमको आना है, और हम ही उसको शिक्षा पूर्वक उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो सोचने की बात तो है कि शिक्षा में कुछ ना कुछ तो ऐड किया जाए। तो ये नीड है, इस नीड को समझ करके हैप्पीनेस करिकुलम को लाया गया। अब आइए थोड़ा पर्सपेक्टिव एंड कंटेंट पे बात करते हैं। कुछ सिंपल क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, सूचना क्या है और समझ क्या है? आप सबसे संवाद करेंगे, आप सभी एक विद्वानों की सभा में मैं बैठा हूं, इस पे सभी लोग बोलेंगे ही। मैं अपनी बात को रखता हूं, उसमें आपको कोई जोड़ना होगा तो माइक अनम्यूट करके जोड़ सकते हैं। कि सूचना जो है वो हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक कान, जो हम 5 ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स बोलते हैं, नाक कान आंख जिह्वा त्वचा, इससे जो कुछ भी हमको सूचना मिलती है, उसको जो कुछ भी हमको सेंसेशन मिलता है वो सूचना है। उस सूचना को हम अपने अंदर मनन में टिकाते हैं, प्रोसेस में ले आते हैं, उससे हमारे अंदर कुछ प्रकट होता है, कुछ रियलाइज होता है, उसको समझ बोलते हैं। भ्रमवश सूचना को ज्ञान बता दिया गया, सूचना को ज्ञान समझ लिया गया। तो सूचना ज्ञान नहीं है, सूचना समझ नहीं है, सूचने को प्रोसेस करते हैं, और मेरे अंदर से जब वो रियलाइज हो जाता है तो मेरी पूंजी हो जाती है। मैं उसको विश्वास पूर्वक बोल सकता हूँ, मैं उसके आधार पे विश्वास पूर्वक जी सकता हूँ। तो समझ के आधार पे जीना बनता है, सूचना के आधार पे जीना नहीं बनता। सूचना के आधार पे हम फॉलोअर तो बन सकते हैं, सूचना के आधार पे हम ह्यूमन, एज ए ह्यूमन बींग, जिसको बोला कि स्वयं में तनाव मुक्त, परिवार में कलेश मुक्त, समाज में भय मुक्त, प्रकृति के साथ संतुलित जी नहीं सकते, समझ के आधार पर जी सकते हैं। फिर फीलिंग रिस्पेक्ट और शोविंग रिस्पेक्ट, जो सम्मान है वो महसूस करने की चीज है या दिखाने की चीज है? आप सभी में से ज्यादा लोग यही बोलते हैं दिखाने की चीज तो नहीं है, लेकिन कर क्या रहे हैं सभी लोग? दिखाने में लगे हुए हैं। तो सम्मान पाने के लिए जीना होता है या सम्मान पूर्वक जीना होता है, ये भी समझने की बात है। जैसे मान लीजिए मुझे कोई मंच पे बुलाया, अब सभा लगी है, उस पे मंच पे बुलाया, मेरा मंच पे पहुंचना हुआ, मेरा स्पर्श हुआ मंच से, फिर उन्होंने उसमें 2-4 लोग मेरे गले में माला डाले, फिर मेरे बारे में कुछ अच्छी 10-20 बातें कहा उन्होंने, और मैं अपने को सम्मानित महसूस किया। इसमें जो मेरे अंदर सम्मान आया, वो मंच पे स्पर्श किया तो चमड़े के रास्ते आया, या जो मुझे माला पहनाया गया तो माला के रास्ते अंदर गया, या जो मेरे कान में शब्द पड़े मेरे प्रशंसा के, उसके कारण मेरे में सम्मान आया। सम्मान कहां से आया? तो इसका उत्तर ये जान पड़ता है कि सम्मान आया नहीं, सम्मान तो मेरे अंदर ही था।
उसका स्वाद मुझे नहीं आ रहा था, मेरे अंदर उसका आस्वादन नहीं आ रहा था, उसका टेस्ट नहीं आ रहा था। जब एक घटना हुई तो मुझे उसका टेस्ट आया। हुआ मान के लिए दूसरों पे आश्रित रहना। अब दूसरे की मर्जी है, वो करेगा कि नहीं करेगा। तो हम जिंदगी भर परतंत्रता पूर्वक जीते हैं, दूसरों से सम्मान पालें, दूसरों से विश्वास पालें, दूसरा मेरे पे कृतज्ञ हो जाए, दूसरा मुझसे प्यार कर ले, इसमें ही सारी जिंदगी बीत जाती है। दूसरे की योग्यता ही नहीं है, अपनी योग्यता बढ़ाने से काम चलता है, दूसरे की योग्यता पर निर्भर रहने से नहीं। तो मैं सम्मान पूर्वक जी पाता हूं जब मेरे अंदर सम्मान रियलाइज हो जाता है, मेरे अंदर उसका स्वाद बना रह जाता है। तो मैं घटना का इंतजार नहीं करता या घटना घटाने की नहीं सोचता, मैं स्व सम्मानित होता हूं। मेरे भाव और विचार मेरे नियंत्रण में होते हैं, मैं अपने भाव के आधार पर मेरे में विचार आते हैं और मुझे अपने भाव और विचार पे विश्वास है। ये मानव मानव के अर्थ में है, ये मानव और मानव के संबंध के संतुलन के अर्थ में है, मानव और प्रकृति में संबंध में संतुलन के अर्थ में है। मैं विश्वास पूर्वक जीने लग जाता हूं। ये रियलाइज कराती है हैप्पीनेस करिकुलम की क्लास। आप सभी अगर पढ़ाए होंगे तो उसमें सम्मान का जो चैप्टर कहानियों के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से आए, जो एक्सप्रेशन सेशन है आप देखे होंगे, उसमें रियलाइज करने का प्रयास है। ठीक है, एक बार में नहीं होगा, लेकिन जब वो नर्सरी से 8वीं तक 9 साल तक इसका अभ्यास करेगा तो वो बच्चा हमसे आपसे ज्यादा ताकतवर होकर के निकलेगा। ऐसी कामना इसमें है। अमीरी, गरीबी, समृद्धि, ये तीनों अंतर है, एक ही चीज है, या अंतर कैसा है। तो गरीबी किसको बोलते हैं कि मुझे सुविधा चाहिए और मेरे पास सुविधा नहीं है, शाम को मेरे पास खाने का जुगाड़ नहीं है, और मेरे मानसिकता में भी है कि भैया नहीं है, अब नहीं है तो नहीं है, तो मानसिकता में भी है, और है वस्तु वास्तव में है भी नहीं। इसी को गरीबी बोलते हैं। अमीरी किसको बोलते हैं कि मेरे पास जितनी सुविधा चाहिए उतनी सुविधा है, आगे भी जितनी सुविधा चाहिए उसका भी विश्वास है हो जाएगा, फिर भी मेरे अंदर अभाव मानसिकता है दूसरों को देखकर। एक रेफरेंस में जब जीते हैं, तुलना की दृष्टि से दिखते हैं, तो मेरे में अभाव मानसिकता है। तो मानसिकता में अभाव है, एक्चुअल में अभाव नहीं है, इसी को अमीरी बोलते हैं। समृद्धि किसको बोलते हैं कि वस्तु भी है मेरे पास, जितना मेरे पास वस्तु है, सुविधा की जरूरत है उतना है, और जो हमें और चाहिए उसका भी मेरे पे विश्वास है, मुझे मेरे स्किल पे विश्वास है, मुझे मेरी समझ पे विश्वास है, वो भी सुविधा उपलब्ध हो जाए, मुझे मेरे श्रम पे विश्वास है। क्योंकि समस्त सुविधा प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन से ही प्राप्त होती है, श्रम नियोजन से ही प्राप्त होती है प्राकृतिक ऐश्वर्य पे। तो मुझे अपने श्रम पे विश्वास है, मुझे अपनी समझ पे, स्किल पे विश्वास है, तो मैं सुविधा। सर एक्सक्यूज मी, ये लाइन दोबारा बताइए प्लीज। तो मुझे जो कुछ भी सुविधा चाहिए वो प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम लगा के ही मिलता है। आप देख लीजिए, मैं श्रम करूं या मेरे बिहाफ कोई और श्रम करे। जैसे मैं रोटी खाता हूं तो मैं गेहूं नहीं उगा रहा हूं, लेकिन मेरे बिहाफ कोई उगा रहा है तो मुझे गेहूं मिलता है, आटा मिलता है। तो जो भी सुविधा, मैं लैपटॉप नहीं बना सकता, उसका उपयोग कर रहा हूं, लेकिन मेरे बिहाफ कोई तो लैपटॉप बना रहा है, इसके पार्ट पुर्जे बना रहा है, श्रम कर रहा है, तो मेरे पास उपलब्ध है। तो कोई भी सुविधा प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम लगाने से ही प्राप्त होती है। तो मुझे अगर स्किल है और मैं श्रम करने का विश्वास है, समझ का विश्वास है, तो मैं सुविधा सुनिश्चित की तरफ होता हूं, एक निश्चितता में होता हूं, तो मैं निश्चितता पूर्वक जीता हूं। इसको समृद्धि पूर्वक जीना बोलते हैं, इसको प्रॉस्पेरस जीना बोलते हैं। हम सभी ऐसा ही जीना चाहते हैं, समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हैं। समृद्धि को पाते नहीं, क्योंकि दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित हो करके मेरी मानसिकता अभाव वाली मानसिकता हो जाती है। तो शिक्षा में कैसे इसका अभ्यास बन जाए कि बच्चा इसके अभ्यास के साथ चले, इसके लिए हैप्पीनेस करिकुलम है। भैया स्पष्ट हुआ? एक बार बता दीजिए, नहीं तो और। यस सर। नहीं, जो भैया प्रश्न पूछे थे। यस सर, बढ़िया, थैंक यू सर। बहुत ही इफेक्टिव लेक्चर है सर। हैप्पीनेस का रियल जो मीनिंग है वो आज पता चल रहा है। बढ़िया है। इसीलिए हर स्तर पे धीरे धीरे संवाद की कोशिश हो रही है कि एक्चुअल मीनिंग पता चल जाए, एक्चुअल कार्यक्रम पता चल जाए। क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो कोई डांस, सिंगिंग, जैसे है मिलानिया ट्रम्प को भी लगा कि कुछ डांस कराते होंगे, कुछ गाना गाते होंगे, कुछ कूदते होंगे। तो हैप्पीनेस करने की चीज नहीं होती है, हैप्पीनेस इज इनर स्टेट, आगे आ रहा है। तो एब्सोल्यूट सेल्फ कॉन्फिडेंस और रिलेटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस में अंतर है, एक ही चीज है।
तो एब्सोल्यूट सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी मैं विश्वास पूर्वक जीता हूं, या कोई घटना या किसी के द्वारा मैं विश्वास पूर्वक, मेरे में विश्वास आता है, कोई पद मिल जाएगा तो मेरे में विश्वास आएगा, कोई मुझे प्यार कर लेगा तो विश्वास आएगा, कोई मेरे पे विश्वास कर लेगा, कोई मेरे पे सम्मान कर लेगा तो विश्वास आएगा, कोई धन मिल जाएगा तो विश्वास आ जाएगा, मेरा रूप कोई अच्छा हो जाएगा तो विश्वास आएगा, मेरे बच्चे पढ़ लिख के कोई बड़े पद पे चले जाएंगे तो विश्वास आ जाएगा। ये सब रिलेटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ये दूसरों पे निर्भर है होगा कि नहीं होगा। जब मैं अपनी, मेरे अंदर ही भाव की निश्चितता होती है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है, आ रही है। चलिए बीच में, हाँ। तो जब मैं समझ के जीता हूँ तो स्वयं विश्वास पे जीता हूँ, ऐसे विश्वास को ही मैं ऐसे ही विश्वास को मैं पाना चाहता हूँ, ऐसे विश्वास इसको मैं पाना चाहता हूँ। इसकी चर्चा है हैप्पीनेस करिकुलम। फिर इसमें जो है लुकिंग गुड या बीइंग गुड, अच्छा दिखना या अच्छा होना। तो अच्छा दिखना अभी जरूरी है कि अच्छा होना जरूरी है। तो एक बच्चे को कैसे रियलाइज हो जाए कि अच्छा होना जरूरी है। जो अच्छे होते हैं वो दिखते भी अच्छे ही हैं, लेकिन अच्छे दिखते हैं अच्छे हो कोई जरूरी नहीं है। मूल्य और कीमत में अंतर, यह भी हैप्पीनेस करिकुलम का हिस्सा है। मूल्य क्या चीज है? तो किसी भी वस्तु का जो उपयोगिता है वो मूल्य है, और जो उसको क्रय विक्रय जो होता है उसके लिए जो धन संपदा जो वस्तु लगती है उसको कीमत बोलते हैं। जैसे आज से 20 साल पहले 2 रोटी से अगर किसी का पेट भरता था, मतलब मेरा अगर 2 रोटी से जितना पोषण होता था, आज भी मेरा 2 रोटी से उतना ही पोषण होता है। हाँ सब, लेकिन अंतर यह है कि तब 2 रोटी 2 रुपए की मिलती थी, आज हो सकता है 20 रुपए की मिले। तो मूल्य नहीं बदलता, कीमत बदलती है। तो वस्तुएं जो भी प्रकृति में है वो उपयोगी हैं, उनका मूल्य है उनका, और ये मूल्य जो है अमूल्य है। इसको मतलब कीमत से इसको हम माप नहीं सकते। जैसे एक पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल आपकी गाड़ी में पड़ता है, उसका आप 80 रुपए पे करते हैं, उसमें पेट्रोल का कितना देते हैं? तो पता चलेगा पेट्रोल का 1 पैसा भी नहीं देते, क्योंकि पेट्रोल के कुएं में पैसा नहीं डाला जाता, और डालेंगे भी तो उससे पेट्रोल बनने वाला नहीं है। पेट्रोल तो प्रकृति के लाखों साल के एक रसायन है, जिसका एक सोर्स है। हम अपने बदहवासी में, अपने पागलपन में इतना ज्यादा उसका निष्कासन कर रहे हैं कि वो खत्म होने के कगार पे है। तो धरती के अंदर जो पेट्रोलियम धरती के ताप को बनाने के लिए, निश्चित करने के लिए जो उपलब्ध था, उसको हम ईंधन के रूप में यूज कर रहे हैं। हम ईंधन के बारे में नहीं सोच पाए कि को खो डालो, निकाल डालो। तो वो जो, तो अब हम फिर 80 रुपए देते किस चीज का है? तो पेट्रोलियम कुएं से जो निकल करके रिफाइनरी तक आके, रिफाइनरी से वो ट्रकों में लोड होकर के पेट्रोल पंप तक आकर के मेरी गाड़ी में पड़ने में बहुत सारे मानव श्रम लग रहे हैं। उन मानव से हमारा कोई संबंध है, क्योंकि उनके द्वारा हमको पेट्रोल उपलब्ध हो रहा है, तो उनके घर परिवार चलते रहे, इसके लिए हम पे करते हैं 80 रुपए। हम पेट्रोल का नहीं पे करते, गेहूं का हम पे नहीं कर सकते, लगे हुए लोगों के श्रम का हम पे करते हैं। ये बात बच्चे को पता चल जाए तो बच्चा कृतज्ञता पूर्वक जीता है कि मेरे लिए कितने सारे लोग लगे हुए। तो मूल्य पता चलता है वस्तु का, नहीं तो फिर दुरुपयोग होता है और हम की तरफ बढ़ते हैं। और नियम है, जो जिसका दुरुपयोग करेगा उससे वंचित हो जाएगा।
हम क्या चाहते हैं, समय अभी है। कितना हमेशा या युद्ध, कॉन्फ्लिक्ट, जंग, लड़ाई चाहते हैं, कितना हमेशा, कभी शांति कभी लड़ाई चाहते हैं। तो इसमें जितना भी बात किया गया सभी लोग कहते हैं हम शांति चाहते हैं और हमेशा शांति चाहते हैं। ये लड़ाई, वार, कॉन्फ्लिक्ट, ये अयोग्यता के कारण है। हम साथ जी नहीं पा रहे हैं, कोई चाहता नहीं है इसको। दो देश भी नहीं लड़ना चाहते, दो परिवार भी नहीं लड़ना चाहते, दो मानव भी नहीं लड़ना चाहते। हम कैसा होना चाहते हैं, हम खुश होना चाहते हैं। कितना हमेशा, कभी खुशी कभी, या दुखी हमेशा रहना चाहते हैं। तो जितने लोगों से बात हुई, आप सबसे बात होगी तो निकल के आता है हम खुशी चाहते हैं और हमेशा चाहते हैं। बिल्कुल। तो अब सवाल ये है कि सोर्सेस ऑफ हैप्पीनेस, तो एक होता है मीडियम, एक होता है गोल। तो हमने कहीं मीडियम कोई गोल तो नहीं मान लिया। जैसे फूड है, खा के खुश होंगे, मकान बड़ा बना के खरीद के खुश होंगे, कोई कैरियर बन गया खुश होंगे, मनी से खुश होंगे, वर्ल्ड ट्रेवल से खुश होंगे, टेक्स्ट बुक से कुछ लोग पढ़ के खुश हो सकते हैं, कोई सिलेबस बना के उसको पढ़ के। तो कुल मिलाकर के ये सब मीडियम है, ये गोल नहीं है। इससे पाना तो खुशी है। और खुशी क्या है? तो हैप्पीनेस इज एन इनर स्टेट, एक आंतरिक स्थिति है। वो अगर मेरे में नहीं बन पाई है समझ पूर्वक, तो ये सारे के सारे मीडियम फेल हो जाते हैं और हम खुश नहीं हो पाते। हैप्पीनेस कैरिकुलम 3 प्रकार की खुशी को एड्रेस करता है। पहली खुशी हमको जो मिलती है थ्रू द सेंसेस, इंद्रियों के माध्यम से मिलती है। जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, कुछ खा के, कुछ देख के, कुछ सूंघ के, कुछ सुन के। ये मोमेंट्री हैप्पीनेस है। ये जब तक हम इसका उपयोग कर रहे होते हैं तभी तक वो खुशी मेरे में बनी रहती है। इससे हमारा काम चलता नहीं। अगर नहीं चलता और हमको लग रहा है इसी से खुशी मिलेगी, तो हम इसकी वैरायटी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चले जाते हैं और फिर धरती का संबंध का कबाड़ा कर डालते हैं। बच्चे का ध्यान कहाँ ले जा रहे हैं? ये मोमेंट्री ही रहेगा, चाहे जितनी वैरायटी चाहिए। वो हार्मनी इन फीलिंग से आएगा। मेरी फीलिंग में जब हार्मनी आती है, मेरे विचार और भाव में जब हार्मनी आती है, मेरे रिलेशनशिप में जब हार्मनी आती है, तो मेरे में डीपर हैप्पीनेस आता है। संबंध को समझेंगे, मूल्य को समझेंगे, निर्वाह कर पाएंगे, उसका मूल्यांकन कर पाएंगे कि निर्वाह हुआ, उससे जो खुशी मिलती है वो डीपर हैप्पीनेस है। इससे भी बड़ा हमको सस्टेनेबल हैप्पीनेस चाहिए, कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस चाहिए, हमेशा खुशी चाहिए। वो गोल और उसकी क्लियरिटी से आती है कि ह्यूमन बीइंग भी एक नेचुरल एंटिटी है, एग्जिस्टेंशियल नेचुरल एंटिटी है। तो इसका भी कोई एग्जिस्टेंशियल नेचुरल पर्पज होगा। अगर एक घास का, पेड़ का, पौधे का, मिट्टी का, पानी का, हवा का, सबका एग्जिस्टेंशियल नेचुरल पर्पज है, तो मानव का भी कोई एग्जिस्टेंशियल नेचुरल पर्पज होगा। उसको पहचान लिया, उसके अनुसार अलाइन हो गई हमारी सारी जिंदगी, वो मेरे में टिकाऊ खुशी देती है, वो मेरे में खुशी की निरंतरता देती है। तो समझ से मिलने वाली खुशी मेरे में टिकी रहती है, वो जाती नहीं। एक बार जब समझ आ गया कि पानी पीने से प्यास बुझता है, वो खुशी मेरे में आज तक बनी हुई है। अब मुझे प्यास लगता तो मैं डरता नहीं, चिल्लाता नहीं। बचपन में मुझे प्यास लगता था, छोटा था, तो मैं रोता था, चिल्लाता था। तो मेरे घर में माँ, पिता, भाई कोई बोलता था, अरे इसको प्यास लगा है, पानी पिला दे। धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि मेरे अंदर जब ये सेंसेशन आता है तो इसकी पूर्ति इस पदार्थ से हो जाती है। तो मैं प्यास लगने पे चिल्लाता नहीं हूँ, उठाता हूँ, पानी पी लेता हूँ। तो वो मेरे में वो खुशी बनी रहती है। ये है निरंतर खुशी। तो बच्चे को मोमेंट्री हैप्पीनेस से सस्टेनेबल हैप्पीनेस तक ले जाना, ये संपूर्ण यात्रा है। यात्रा कहाँ से है? मोमेंट्री हैप्पीनेस टू सस्टेनेबल हैप्पीनेस। इसके लिए हैप्पीनेस करिकुलम है। ये आपको सभी को स्पष्ट हो जाए, इसके लिए ये कार्यक्रम है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्या चीज हैप्पीनेस नहीं है। तो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करना क्या नहीं करना, ये हैप्पीनेस में नहीं बताया जाता। बल्कि हम प्रस्ताव रखते हैं, बच्चे को निष्कर्ष तक पहुंचाने के प्रयास करते हैं, बच्चा स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचे, उसके लिए गाइड हम करेंगे। ये कोई मोरल साइंस नहीं है, ये कोई प्रवचन नहीं है, ये कोई स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट नहीं है, मोमेंट्री प्लेजर के लिए नहीं है। ये चीजें हमें स्पष्ट होना चाहिए। सिलेबस एंड आउटलाइन देखेंगे तो सेल्फ के बारे में, विद इन मी, लर्निंग एंड अवेयरनेस, इन रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, वर्क, यानी हार्मनिंग फीलिंग जिससे आए डीपर हैप्पीनेस की तरफ, एंड इन सोसाइटी एंड विद नेचर, एक्टिव पार्टिसिपेशन। आवाज धीमी आ रही है। एक्टिव पार्टिसिपेशन
इन सोसाइटी एंड नेचर, ये पूरा पूरा कंटेंट का हिस्सा है। अब इसमें जो क्लासरूम स्ट्रक्चर है उसमें बिल्डिंग अप एनवायरनमेंट, इसके लिए थोड़ा सा ओपननेस रखना, नॉन जजमेंटल वेलकमिंग एनवायरनमेंट रखना, और कंटेंट जो है स्टोरी एक्टिविटीज एक्सप्रेशन के थ्रू ले जाना, और फिर रिफ्लेक्शन लेना, शेयरिंग लेना, ग्रुप वर्क करना, ये पूरा का पूरा क्लासरूम स्ट्रक्चर है। मेथडोलॉजी की बात करेंगे तो मेथडोलॉजी ऐसी है कि नर्सरी और केजी में मंडे एंड थर्सडे माइंडफुलनेस होता है, बाकी दिन उनकी हैप्पीनेस की क्लास नहीं होती। फर्स्ट एंड सेकंड में मंडे एंड थर्सडे माइंडफुलनेस होता है, ट्यूसडे वेडनेसडे और फ्राइडे सैटरडे ये ट्यूसडे वेडनेसडे कहानी होती है, फ्राइडे सैटरडे एक्टिविटी होती है। इनका एक्सप्रेशन सेशन नहीं होता, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट है उनका कहना है कि बच्चे अभी इस उम्र में अपने भावों को उस ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते, तो अभी हम एक्सप्रेशन सेशन यहाँ पर नहीं करते। आगे चल के जो हमारा 3rd to 8th क्लास है उसमें माइंडफुलनेस मंडे के दिन होता है, ट्यूसडे वेडनेसडे स्टोरी और उस पर चर्चा, थर्सडे फ्राइडे एक्टिविटी और उस पर चर्चा, सैटरडे एक्सप्रेशन डे, उस दिन हर बच्चे को एक्सप्रेस करने का अवसर रहता है। टीचर कम बोलता है, बच्चे ज्यादा बोलते हैं। पर डे का ब्रेकआउट ऐसा है, 3 मिनट शुरू में माइंडफुलनेस, ये पर डे होगा, चाहे माइंडफुलनेस की क्लास रहे या ना रहे, 3 मिनट जरूर माइंडफुलनेस होगा। 7 मिनट कहानी गतिविधि को संचालित करना, 7 मिनट जो उस पर चर्चा के प्रस्तावित बिंदु है उस पे, 15 मिनट रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन पे, 1 मिनट जो एक्सप्रेशन डे आने वाला है उसके लिए प्रेरित करना, और लास्ट में 2 मिनट माइंडफुलनेस। थैंक यू। तो जितनी बात इसमें मुझे रखनी थी, एक 40 मिनट के सत्र में जितनी बात रखी जा सकती है, उतनी बात मैं अपनी मेरी जितनी योग्यता थी उसके अनुसार मैंने आपके बीच में रखा है। आप सभी का कोई प्रश्न है तो 1-2 प्रश्न ले सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। जी बताएं। मैं सारे चैट में जो आपकी बातें आई हैं मैं देख नहीं पाया। चलिए, कोई प्रश्न तो नहीं चैट में है, मैं देख रहा हूं, आपकी अपनी अभिव्यक्ति ही आई है। जी बताइए सुनील भाई। जी सर। जी तो बताएं, किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो तो, कोई जिज्ञासा हो 2 मिनट में। सर ये हैप्पीनेस की क्लासेस तो टीचर्स के लिए भी होनी चाहिए हर रोज। हाँ तो टीचर चूंकि कराते हैं तो उनकी है ही है। हम तो ये मान रहे हैं कि पहले फेज में तो टीचर्स के लिए ही है, अभी बच्चों तक उतना जाएगा ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है, हो सकता है 2-3 साल लग जाए, क्योंकि जो उसको कर रहा है क्लासरूम के अंदर, जब तक उसके अंदर स्पष्टता नहीं है तब तक वो उतना स्पष्टता से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो हम तो ये मान रहे हैं कि अभी ये जो फेज चल रहा है वो टीचर्स के लिए ही है। तो जो 20,000 हैप्पीनेस, जो 9th और 10th के टीचर है, हाँ ठीक है, उनका अभी नहीं हो रहा है, उनके में ईएमसी है, तो ईएमसी में माइंडफुलनेस तो कराते हैं, बाकी हैप्पीनेस का तो नहीं है अभी। तो आगे योजना है, देखिए चूंकि 9th से लेकर 12th तक जो है ना पाठ्यक्रम के लिए हम सीबीएसई पे डिपेंड है, उनसे परमिशन लेना, उनके यहाँ पास कराना, बहुत दिक्कतें हैं। 8वीं तक तो स्टेट के पास पावर था तो वो हो गया, और अगर ये अच्छा रहा, सबको स्वीकार हो गया, तो सीबीएसई को भी स्वीकार हो जाएगा। फिर हम लोग 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में भी लेके आएंगे, आगे हायर एजुकेशन में भी लेके आएंगे। अभी इंजीनियरिंग एजुकेशन में तो चल रहा है, आईआईटीज में चल रहा है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स के नाम से। हायर एजुकेशन में चल रहा है, यूजीसी ने भी सभी अपने डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटीज में कराने का ऑर्डर किया है, तो उस दूसरे नाम से चल रहा है, यही कंटेंट है। तो 9वीं से 12वीं तक मेरे नहीं है, आईआईटीज वगैरह एग्जांपल दिया है, दैट इज नॉट सो सिंपल एंड इफेक्टिव जितना कि ये स्टूडेंट लेवल पर होता है। बिल्कुल 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 जी। अगर यहाँ से ये अभ्यास पूर्वक जाएगा तो वहां जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी 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 सर बिल्कुल। सर मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ सर, सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन रहे हैं भैया गौतम जी। क्या हम पे बच्चों के पेरेंट्स को शामिल कर सकते? स्कूल के बाद में ज्यादातर मोस्टली अपने पेरेंट्स के साथ में उस एनवायरनमेंट में रहता है। ये चीजें अगर बच्चे के पेरेंट्स या फिर उनके फैमिली मेंबर्स को जब नॉलेज आएगी कि बच्चे के लिए हैप्पीनेस और हैप्पीनेस की जरूरत है, आई थिंक बहुत ज्यादा इफेक्ट
कह सकते हैं बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ेगा बच्चे पे। बिल्कुल। तो मैं जहां तक आपकी बात सुन पाया, आपकी आज इको हो रही थी, लेकिन मैं सुन पाया कि पेरेंट्स के साथ भी काम करने की जरूरत है। तो भैया अभी कोरोना के पहले बहुत सारे हम लोगों ने कुछ जगहों पे पेरेंट्स के वर्कशॉप भी किए हैं, और आगे पूरी दिल्ली में पेरेंट्स के वर्कशॉप करने की एक योजना भी है। एसएमसी के साथ है, पेरेंट्स के साथ है, वो सब योजना है। अभी कुछ और आगे बढ़ा होता बात, लेकिन कोरोना के कारण अभी हो नहीं पाया। आगे सारी योजना भैया, आपका सुझाव एकदम स्वागत योग्य है। जी श्रवण भाई, जी गौतम भैया। सर की बात में मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ। जब आपने हाँ शुरुआत की थी तो इसी से शुरुआत की थी कि सभी की जरूरत है। ये जो है बिल्कुल सभी कुछ होना चाहते हैं, तो ये बच्चे की भी जरूरत है, टीचर की भी जरूरत है, गार्जियंस की भी जरूरत है, एज ए इंडिविजुअल सभी की जरूरत है, क्योंकि सभी को एक दूसरे के साथ जीना होता है। तो जी जहां जहां हमारी भूमिका है, हम अपनी भूमिका में थोड़ा सा अगर इसकी पारदर्शिता रखेंगे और बच्चों के साथ या आपस में शेयरिंग अच्छी रखेंगे, हैप्पीनेस के साथ रखेंगे, तो सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी के लिए इसकी नीड्स है, जहां तक मैं समझ पाता हूँ। जी भैया, बिल्कुल सही। और किसी साथी की कोई शेयरिंग है, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथी हो सकते हैं हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर की भूमिका में रहे अपने स्कूल में, अभी सर, नहीं है, आने वाले समय। हाँ, जी सर मैं बोलना चाहूंगा, श्रवण सर ने बहुत ही अच्छा समझाया। और जो एक्चुअल में हैप्पीनेस करिकुलम का, जैसे मैम भी बोल रही थी अभी, हैप्पीनेस करिकुलम का जो एकदम एसेंस है वो बिल्कुल सर ने निकाल दिया 40 मिनट के सेशन में। बिल्कुल हमें क्लियर समझ आया। अभी हमारी 3 डेज की ट्रेनिंग भी हुई थी सर, श्रवण सर को पता होगा, स्कूलों में हुई है टीचर्स की। जी जी जी, तो ओरिएंटेशन उसमें भी सर, प्रोग्राम। हाँ उसमें भी सर जो पॉइंट्स आपने बोले वो बताए थे उन लोगों ने भी। तो मेरे को तो बहुत ही कंक्रीट तरीके से ये समझ आ गया। और जैसे कि मैं 7th का क्लास टीचर हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये सर। थैंक यू सर फॉर योर, बिल्कुल भैया, जी जी थैंक यू बिल्कुल सर। जी बिल्कुल। धीरज कोई जी। भी जिस दिन ये पकड़ में आ जाता है भैया कि कोई भी कंटेंट मेरे काम का है, मेरे परिवार मेरे बच्चों के काम का है, उस दिन ये भी स्पष्ट हो जाता है, फिर ये पूरी दुनिया के काम का होगा। ये विश्वास जी सर, आने की जी आवश्यकता है, बाकी तो हैप्पीनेस जी करिकुलम तो चल ही पड़ा है। सर, आपने पढ़ाया भी ऐसे है कि आप भी हैप्पीनेस एकदम आपके अंदर समाई हुई है। आपके पढ़ाने का तरीका, समझाने का बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू। धीरज जी, मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, इस हैप्पीनेस में सर से बढ़िया को हमें आरपी मिल ही नहीं सकते थे, क्योंकि सर जो है इस जो भी आपका कंटेंट और सिलेबस है हैप्पीनेस का, उसकी कोर टीम के साथ साथ फाउंडर मेंबर भी हैं। तो इससे अच्छी समझ मुझे नहीं लगता कि और किसी साथी की है या होगी, क्योंकि श्रवण भाई शुरू से जुड़े हुए हैं और इस करिकुलम को जो लेके आए हैं उसके फाउंडर मेंबर में से एक हैं। तो इनसे अच्छा अगर कोई ब्रीफ कर भी नहीं सकता था इसको। उसके लिए बहुत बहुत जी सर, धन्यवाद जी सर का, कि इन्होंने टाइम निकाला और आपके साथ शेयरिंग किया है, पूरा स्ट्रक्चर आपको समझाया है, जो इसका मूल है उसको आपके सामने रखा है। और किसी की साथी की कोई शेयरिंग हो तो जरूर आप शेयर कर सकते हैं, कोई क्वेश्चंस हो तो सर से पूछ सकते हैं। सर मेरा एक सवाल है कि जैसे इसमें एक्टिविटीज हैं, तो हम ये कैसे मालूम कर पाते हैं कि इस एक्टिविटी से बच्चे का ये भाव होगा, ये भाव प्रकट होगा? जी जी भैया, तो इसमें एक्टिविटीज के शुरू में उद्देश्य दिए गए हैं। वो उद्देश्य से स्पष्ट होता है कि ये एक्टिविटी को कहाँ पर फोकस किया जा रहा है। इसी तरह से कहानी के उद्देश्य भी लिखे गए हैं और बॉक्स में चर्चा की दिशा भी लिखी गई है। तो उसी उद्देश्य और चर्चा की दिशा के अनुसार क्वेश्चन फॉर्म किए गए हैं। तो आप सर हम कोई सॉरी जी मान लीजिए सर हम कोई नई एक्टिविटी खुद से बनाना चाहते हैं, तो उस केस में हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिविटी का ये उद्देश्य होगा? वही तो पहले उद्देश्य स्पष्ट होता है तो ही एक्टिविटी बनती है ना। एक्टिविटी बना करके फिर उद्देश्य, ये तो उल्टा क्रम हो गया। पहले उससे उद्देश्य स्पष्ट होगा फिर एक्टिविटी बनती है, तो वो प्रयोजन के अर्थ में होती है, नहीं तो फिर वो मनोरंजन के अर्थ में हो जाती है। प्रयोजन और मनोरंजन दो अलग चीजें हैं। तो एक्टिविटी, पहले उद्देश्य स्पष्ट हुआ कि हमको एक्टिविटी करानी क्यों है, अब उस उद्देश्य के अनुसार हम एक्टिविटी फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। आप भी ऐसा करेंगे, आप सभी बना सकते हैं। आप सभी बना करके हैप्पीनेस करिकुलम के लोगों को, जो लोग भी उससे जुड़े हैं, उनको मेल कर सकते हैं, भेज सकते हैं। स्वागत है सभी का, बढ़िया।
आप सभी इसमें पूरक हैं, आप सबके सहयोग से ये और एनरिच होगा और इसमें प्योरिफिकेशन होगा, क्योंकि कोई भी कंटेंट अंतिम नहीं होता, उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, उसमें और गुंजाइश रहती है। गतिविधियां बदल सकते हैं, स्टोरीज बदल सकते हैं, उसके प्रश्न भी बदल सकते हैं। मुख्य चीज है फ्रेमवर्क के अनुसार उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए, प्रयोजन को प्राप्त किया जाए, प्रयोजन पे पहुंचा जाए, मनोरंजन भी किया जाए, लेकिन मनोरंजन भी प्रयोजन के अर्थ में सज जाए। तो समझ आने के लिए, हैप्पीनेस समझ आने के लिए रसगुल्ला छोड़ने की जरूरत नहीं है, रसगुल्ला भी खाते रहिए, मोमेंट्री हैप्पीनेस भी रहे, लेकिन ये स्पष्ट रहे इससे मोमेंट्री हैप्पीनेस ही मिलेगा। उतना भी ले लिया जाए, क्या दिक्कत है, लेकिन सस्टेनेबल के लिए प्रयास किया जाए। बढ़िया जी श्रवण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को और नमस्ते। किसी साथी का कोई क्वेश्चन? सुनील जी। जी उर्वशी मैम। हाँ नमस्कार श्रवण जी। जी नमस्ते। कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया है। बस सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा सेशन दिया और सबकी आपके डाइट में आए हुए काफी दिन हो गया, किसी दिन आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, आइए। अगर ये ऑफलाइन प्रोग्राम होता तो आप डाइट में ही आते सर। हाँ। हमारी अभी बच्चों वाली वर्कशॉप भी ड्यू है, तो जिस टाइम मिलेगा आपसे कांटेक्ट करेंगे। बिल्कुल जी सर। और किसी का कोई धन्यवाद सभी को। और किसी का कोई क्वेरी है सर? उर्वशी मैम, समय भी हो गया। हाँ जी जी। आपको कुछ शेयर करना है साथियों के साथ तो करिए, फिर उनसे सेशन फीडबैक के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। और सेशन की बस हो गया सब, बाकी सब लोग ने अपने नाम के साथ ही आईडी के साथ ज्वाइन किया हुआ है, देख लीजिएगा सब लोग अपना नाम। जिन लोगों ने नाम के साथ आईडी नहीं डाला है वो अपना नाम के साथ आईडी डाल दें अपनी। अभी भी मेरे को दिखाई दे रहा है गीता तोमर, गीतांजलि ग्रोवर, गौतम, हरिओम, तो मैं सभी को धन्यवाद करके निकल रहा हूँ। नमस्ते सभी को, धन्यवाद। ओके सर, नमस्कार सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके सर, ओके सर। हाँ तो हिमानी पॉल, इन लोगों ने जितने नहीं लिखे हैं, इंदिरा मीना, इंदू रानी, जगदीश कुमार, सब अपना अपना आईडी डालें, आईडी लिखें इसमें। यहाँ चैटिंग पे देने से नहीं होगा, आप इसमें ऐड कर दीजिए। चैटिंग तो ये बंद कर देते हैं, बंद हो जाती है चैटिंग। अटेंडेंस में आईडी जो अटेंडेंस में जुड़ रहे हो उसी से निकलेगी। तो सभी साथी फीडबैक जरूर देंगे दोनों सेशन का, और मॉर्निंग के दोनों सेशन का। हाँ जी, मॉर्निंग का भी साथी जिन्होंने नहीं दिया है फीडबैक सेशन वो